नॉन जॉब रिलेटेड जो है वो फिर हमने ये देखना है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया है या खुद उसका वो मालिक मकान है। ठीक है, अगर तो एम्प्लॉयर ने रेंट पर लिया है तो जो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो क्या होगा, या तो वो एनुअल वैल्यू होगी उस घर की या तो उस घर का रेंट होगा, दोनों में से जो सा भी ज्यादा होगा। सॉरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर रेंट, जो भी एम्प्लॉयर अगर रेंट पर ले रहा है वो घर, तो टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा, जो भी एनुअल वैल्यू होगी उस घर की या उस घर का जो भी रेंट होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने वो घर खुद खरीदा है यानी उसका वो मालिक मकान है, तो फिर ये देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर का वो घर इनएक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव है। अब इनएक्सपेंसिव का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपकी कॉस्ट 75,000 के बराबर या उससे कम है तो फिर जो टैक्सेबल बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए होगा वो सीधी सीधी उसकी एनुअल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर घर एक्सपेंसिव है यानी 75,000 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर तो ये वाला बेनिफिट तो दोनों में सेम है। ठीक है, आप देख रहे होगे ये वाला बेनिफिट तो दोनों में सेम है। अगर कॉस्ट 75 से ज्यादा है तो फिर आपको ये वाली वर्किंग भी करनी पड़ेगी, यानी कॉस्ट माइनस 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2.25%। ठीक हो गया, 2.25% आपको जो आपका टैक्स टेबल होता है उसमें आपको गिवन होती है, तो याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये देखी जाएगी कि अच्छा घर खरीदा कब गया था। घर अगर 6 साल से पुराना नहीं है तो फिर उस घर की कॉस्ट को आपने लेना होगा और उसमें ऐड करना होगा अगर तो उस घर में एम्प्लॉयर ने कुछ चेंजेस करवाई है अंटिल, यहां हम यूं कह देते हैं, बिफोर अप्रैल 24, यानी अप्रैल 24 से पहले पहले जो भी चेंजेस एम्प्लॉयर ने करवाई होंगी उन चेंजेस की वैल्यू भी ऐड होगी और उस घर की कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, वो आपने यहां पर कंसिडर करनी होगी। लेकिन अगर घर 6 साल से पुराना है तो उस घर की करंट मार्केट वैल्यू प्लस इनहेंसमेंट, कब तक, जब तक आपने उस एम्प्लॉय को वो घर नहीं दिया लेकिन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसमें भी ये बात आ जाएगी कि अप्रैल 24 से पहले पहले जितनी भी वर्किंग की होगी उस घर पर वो सारी इसमें ऐड हो जाएगी। अब यहां तक अगर आपको समझने में कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। जी, आप लोगों का क्वेश्चन है, समीर, उस्मान और अली। नो सर। अच्छा, ये बात समझ में आ गई उस्मान? जी सर। अच्छा ठीक है। जी समीर, आप कुछ कह रहे हैं? बस मैं कह रहा हूँ समझ आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, चलें जी। चले, ये जो है आई गेस आपने अपने पास लिख लिया होगा। अब हम इसका एक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, देखिए जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, रुके पहले मुझे खुद क्वेश्चन देखने थे, किधर है क्वेश्चन। अच्छा जी, वो ये कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2024 को मिस्टर ए को एक अकोमोडेशन मिली। ठीक है, और वो जो अकोमोडेशन थी उसकी कंपनी ने उसको दी। एम्प्लॉयर पेड, अच्छा जी, और एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है उसका एनुअल रेंट, यानी पूरे साल का रेंट। आपको याद रखना रेंट हमेशा साल में गिवन होगा, ठीक है, ना गिवन हुआ तो आपने पूरे साल का कैलकुलेट करना होता है। ये बात याद रखना, एनुअल रेंट्स आपने लेने होते हैं। ठीक है, और जो एनुअल वैल्यू है वो आपकी है 18,000। ठीक है जी, मिस्टर ए को 6 अगस्त को एक अकोमोडेशन मिली थी और वो अकोमोडेशन का जो एम्प्लॉयर रेंट दे रहा था दैट वाज 20,000, और इसके अलावा जो है उसकी एनुअल वैल्यू क्या थी, 18,000 थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जी वो कहता है कि जो मिस्टर ए है, ये बात अब इंपॉर्टेंट सुनने वाली है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूट्स, मिस्टर ए भी कुछ हर महीने उस घर के रेंट में अपना हिस्सा डालता है, दैट इज £800 पर मंथ। ठीक है,
मिस्टर ए जो है वो उस घर के रेंट में कुछ अपना हिस्सा जो है वो डाल रहा है। सॉरी, दिस इज नॉट 800, दिस इज 200 पाउंड पर मंथ। ठीक हो गया जी। हमने ये कैलकुलेट करना है कि बताओ कि हमारा जो टैक्सेबल बेनिफिट है वो कितना होगा। अब सबसे पहले जी देखें कि एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जगह कौन सी वाली है, ये जगह सॉरी ये अकोमोडेशन कौन सी है, ये रेंटल अकोमोडेशन है, राइट। तो आपको पता है कि जब नॉन जॉब अकोमोडेशन होगी उसमें एम्प्लॉयर अगर रेंट दे रहा है तो हम दो चीजों को देखते हैं। हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं हायर ऑफ किसका, हम हायर ऑफ या तो रेंट लेंगे या तो एनुअल वैल्यू लेंगे। ऐसा ही है, आप अपने पास जो आपने चीजें लिखी हैं उसमें देखें कि जब अकोमोडेशन नॉन जॉब रिलेटेड होगी और एम्प्लॉयर रेंट पे करेगा तो आपने रेंटल वैल्यू या एनुअल वैल्यू का हायर लेना है। तो अब देखो इसमें आपकी एम्प्लॉयर रेंट कितना पे कर रहा है, 20,000, और एनुअल वैल्यू कितनी है, 18,000। तो देखो आप कह सकते हो कि टैक्सेबल बेनिफिट किस पर चार्ज किया जाएगा, 20,000 पर चार्ज किया जाएगा। तो हम यहां लिख लेते हैं रेंट इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है। अब जो बात समझने की है वो ये समझो कि देखो मिस्टर ए हर महीने खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एचएमआरसी ये कहता है कि जब एम्प्लॉय रेंट में कंट्रीब्यूट करेगा या अकोमोडेशन एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन 12, 2,400। सॉरी 12 नहीं होगा, ये हो जाएगा उसने कब से घर उसने कब से लिया है, अगस्त से। तो देखो ये हो जाएगा, काउंट करो जरा कितना बनेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बनेंगे, ऐसा ही है। तो वो कितने महीने कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, वो 8 महीने कंट्रीब्यूट करेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 करो तो 1600 आ गया। ठीक है। अब रेंट जो था ये वाला रेंट कितने महीनों का था, ये तो 12 महीनों का रेंट था, लेकिन एम्प्लॉय तो रह ही उस घर में 8 महीने का रहा है, तो आपने इसको टाइम अपॉर्शन करना होगा। तो रेंट को टाइम अपॉर्शन करके बताएं कितना आता है, 8 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड करें। तो टाइम ऑफ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं 8 को मल्टीप्लाई वो करके। कॉन्ट्री मैं आपको बताता हूँ, वो कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये बेसिकली बाय एम्प्लॉय है। ठीक है। ओहो, ये आपकी जो है ना बाय एम्प्लॉय है। ठीक है, कि एम्प्लॉय अपनी तरफ से कितने पैसे लेकर आ रहा है, लेकिन रेंट जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो तो पूरे साल का रेंट दे रहा है 20,000, लेकिन एम्प्लॉय को 20,000 का तो हम रेंट चार्ज नहीं करेंगे एज अ टैक्सेबल बेनिफिट, क्योंकि एम्प्लॉय तो रहना ही अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो हम सिर्फ उतने महीनों का रेंट चार्ज करेंगे जितने महीने एम्प्लॉय जो है वो रहा है। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना आता है। इतना ही आ रहा है। जी जनाब, जी इतना सर। ही आ रहा है। जी। अच्छा, तो अब इसमें से माइनस करो जरा, 1333 में से 1600 माइनस करो। 733। तो आपका जो टैक्सेबल बेनिफिट है वो ये होगा, जरा दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखो रेंट पूरे साल का दिया जाएगा 20,000, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय को कब अकोमोडेशन मिली, अगस्त में मिली। देखो अगस्त से मार्च तक महीने बनते हैं 8, तो एम्प्लॉय के हिस्से में 8 महीनों का रेंट आएगा। मैंने सबसे पहले 20,000 को 8 महीनों पे रेंट पोर्शन कर दिया, 13,333। लेकिन ये बात भी हमें बताई हुई है कि हर महीने मिस्टर ए जो है वो 200 रुपए कंट्रीब्यूट करता है रेंट में। तो देखो ना, वो खुद भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो
कितना टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगा, 200 इंटू 8, तो ये 1600 उसने अपनी जेब से दिया है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट होगी इतना टैक्सेबल हो जाएगा। देखो सिंपल समझ लो कि टोटल टैक्सेबल बेनिफिट इतना था, लेकिन एम्प्लॉय ने अपनी जेब से इतने पैसे दे दिए, पीछे बचा 11733, इस पर अब उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो बाकी उसने पैसे जेब से दिए हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको पे कर चुका है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? ये ये स्टेप मुझे नहीं समझ आया, ये जो टीबी उसके बाद जो हायर ऑफ वाला। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया ना कि जब आपकी आप अपने आप पास जो आपने लिखा है उस पे देखो कि जब नॉन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन होगी, तो हमने ये देखना है कि वो अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर रेंट पर ले रहा है या वो एम्प्लॉयर की अपनी है। तो आपको पता चला कि वो एम्प्लॉयर ने रेंट पर ली हुई है, क्योंकि यहां पर एम्प्लॉयर रेंट की बात हो रही है। तो हमने ये देखा कि अच्छा जब एम्प्लॉयर रेंट पर लेगा तो फिर हमने हायर ऑफ देखना है किसका, रेंट का और एनुअल वैल्यू का। देखो मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूं। देखो मैंने आपको यही बताया था कि जब एम्प्लॉयर रेंट पर लेगा तो जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो किसका हायर होगा, एनुअल वैल्यू या रेंट का हायर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इस क्वेश्चन में देखो, आपकी रेंट है 20,000 और आपकी एनुअल वैल्यू है 18,000, तो हायर ऑफ कितना बना, 20,000, जाहिर सी बात है। लेकिन ये 20,000 तो पूरे 12 महीनों का है। आपके एम्प्लॉय को तो मिला ही वो घर अगस्त में था, तो 6 अगस्त से आ, कर लो 6 अप्रैल तक, ये कितने महीने बनते हैं, ये 10 महीने बनते हैं, सॉरी 8 महीने बनते हैं। ठीक है, तो 8 महीने जो है वो आपने क्या करना है, टाइम जी अपोर्शन कर देने हैं। तो जो 20,000 रेंट होगा वो आपका क्या होगा, टाइम अपोर्शन हो जाएगा, तो मैंने वो टाइम अपोर्शन कर दिया, सॉरी। ठीक है, और फिर उसमें से मैंने क्या माइनस की, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी रेंट, कि एम्प्लॉय खुद कितने पैसे पे कर रहा है रेंट की तरफ से। यानी आप यूं समझ लो कि एक महीने का रेंट था 1,000 रुपए, लेकिन उसमें से जो एम्प्लॉय था वो 200 रुपए पे करता था, 800 रुपए एम्प्लॉयर पे करता था। तो वो जो 200 रुपए पे कर रहा था वो वाली चीज हमने 8 महीनों की माइनस कर दी, पीछे हमारे पास बचा टैक्सेबल बेनिफिट, इस पर आपको जो है वो टैक्स लगेगा। अब यहां तक बात समझ में आई? अच्छा जी सर, जी, ये अब क्लियर है। फ्लेक्सिबल बेनिफिट है, ये एम्प्लॉयर के लिए है या फिर एम्प्लॉय बिजनेस के एम्प्लॉय लिए? ये टैक्सेबल बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम एम्प्लॉय हैं और उसकी सैलरी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। जी, अली आप कुछ कह रहे थे? नहीं फाक भाई, क्लियर है। जी समीर, आप कुछ कह रहे थे? क्लियर अच्छा जी, चलो सही हो गया। ठीक है, तो यहां तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान आसान सा है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। चलो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ठहरो। वो क्वेश्चन है कि अच्छा अब आपको जो है वो घर कब मिला है, आपको घर मिला है 1 अक्टूबर को घर मिला है। ठीक है, मिस्टर ए को घर मिला, उसका जो एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है वो हमारे पास जो है अच्छा ठीक है, अच्छा जी ठीक है। अब देखो कि इसमें जो वो एम्प्लॉयर रेंट दे रहा है वो हमारे पास आ रहा है, एम्प्लॉयर जो रेंट दे रहा है वो दे रहा है 18,000। ठीक है, और एनुअल वैल्यू जो है दैट इज 25,000। और जो मिस्टर ए कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 300 पर मंथ। आप मुझे इसका जरा टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करके बताओ। ये डिफरेंट क्वेश्चन है फाक जी भाई। जी जी जी, ये भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, जो मैंने अभी अभी चेंजेस किए ना ये वाला खुद सॉल्व करें आप लोग, फिर मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर।
ऑफ अमाउंट। ठीक है, आपकी अकोमोडेशन रेंटेड होगी, तो रेंटेड में आपको पता है कि क्या यूज करना है, हायर ऑफ रेंट या एनुअल वैल्यू। अब रेंट कितना है, 18,000 पूरे साल का। एनुअल वैल्यू कितनी है, 25,000। तो हायर ऑफ का क्या मतलब है कि इस पर किस पर पे करना पड़ेगा, 25,000 पे। लेकिन उसको घर कब मिल रहा है, अक्टूबर में मिल रहा है। तो इसको टाइम अपोर्शन करो और उसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस करो। मगर सर एनुअल वैल्यू रेंट तो चलेगा, हर महीने होता है, मगर एनुअल वैल्यू तो फिक्स रहेगी नहीं किसी की। अच्छा, वो एनुअल वैल्यू जो है बिल्कुल फिक्स्ड होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो अज्यूम करें कि ये ऑन ऑन मंथ बेसिस जो है वो अक्यूमुलेट हुई हुई है। ठीक है, बात आपकी सही है कि ये फिक्स्ड होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको जो है वो टाइम अपोर्शन कर दो। ठीक है। ठीक है। 10,700। अच्छा जी, आप कह रहे हैं 10,700 फाइनल आंसर आ रहा है। टैक्सेबल बेनिफिट जी। अच्छा जी, समीर और उस्मान कंफर्म करें जी, टैक्सेबल 12,500 बेनिफिट। सर 12,500 नहीं आएगा आई थिंक। 25,000 को मार्च टाइम तक करना है अपोर्शन ना। करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने, और सिक्स 12 से मंथ्स डिवाइड करो। 6 मंथ। ठीक है, ये और इसमें से माइनस कर दो 300 की जो कंट्रीब्यूशन वो कर रहा है, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा। 6। ये सो हमें जो है पहले सबसे पहले हायर वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी, और जितना हमें टाइम पीरियड दिया है उसके अकॉर्डिंगली अपोर्शन करना होगा हमें। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। जी ठीक। जी, यहाँ तक बात समझ में ये आ भी गई आप लोगों को। होगा कि ये जी जी, अली बोलो, आप कुछ कह रहे हो। और जी, और ये भी हमें देखना होगा कि ये अकोमोडेशन है या नॉन जॉब अकोमोडेशन है पहले, 95, हायर ऑफ नाइन्टी करने से फाइव टू पहले। 98% या 98%, चलो कर लो, 98% ऑफ द केसेस में नॉन जॉब ही होगी। अगर जॉब होगी ना, जॉब रिलेटेड, वो लिख देगा ये जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन है, उसका कुछ भी नहीं करना आपने, उसको इग्नोर कर दो। लेकिन 98% ऑफ द केसेस में ये नॉन जॉब जी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन हमने नॉन जॉब की सीखनी है, जॉब रिलेटेड में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। जी जी। जी, उस्मान, आपको और समीर को समझ में आया। यस सर। चलो, यस सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पहला बेनिफिट था, दैट वाज टैक्स, सॉरी, पहला टैक्सेबल बेनिफिट था जो कि था अकोमोडेशन का। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि वो जो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, अगर वो जॉब रिलेटेड है तो एग्जेम्प्ट कर दो, अगर वो जॉब रिलेटेड नहीं है तो फिर हमने ये देखना है कि क्या वो एम्प्लॉयर उस पर रेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर एम्प्लॉयर उस पर रेंट देगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो हायर ऑफ एनुअल वैल्यू रेंटल आपका टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एम्प्लॉय की अपनी कम जगह है, तो अगर इनएक्सपेंसिव है तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, एक्सपेंसिव है तो एनुअल वैल्यू के साथ साथ आपने ये फॉर्मूला भी लगाना होगा। इसमें फिर आपको कॉस्ट के दो चीजें जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि हम सेकंड टैक्सेबल बेनिफिट की तरफ जाते हैं, और सेकंड टैक्सेबल बेनिफिट जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज, एक मिनट, इसको हम जाते हैं किधर, और चले,
यहां पर अब हमारा जो सेकंड टैक्सेबल बेनिफिट है उसको कहते हैं एंसिलरी बेनिफिट्स, ANCILL, सॉरी स्पेलिंग तो मैं भी भूल गया हूँ, दैट इज NCLLARY, एंसिलरी बेनिफिट्स। ठीक है जी। जो सेकंड टैक्सेबल बेनिफिट होगा एक एम्प्लॉय के लिए वो कौन सा होगा, उसको हम कहते हैं एंसिलरी बेनिफिट्स। एंसिलरी बेनिफिट्स का मतलब है कि कभी कभी आपको एक ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है बमुश्किल, बहुत मुश्किल से, जो आपको अकोमोडेशन के साथ साथ जो है वो हीटिंग, लाइटिंग, रिपेयर्स और मेंटेनेंस, इनके बिल्स भी वो कवर कर रहा होता है। यानी वो अकोमोडेशन तो आपको दे ही दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो कहता है भाई गैस का बिल भी मैं पे करूंगा, लाइटों का बिल भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं पे करूंगा। ये कोई टूट फूट हो आलम जाती फारूक, ये है, कौन से बेनिफिट है? सॉरी, ये कौन से बेनिफिट से, क्या नाम लिखा हुआ है ये? एंसिलरी बेनिफिट्स, एनसीलरी बेनिफिट्स, एंसिलरी बेनिफिट्स, ठीक है। एंसिलरी बेनिफिट्स जो हैं ये वो बेनिफिट्स हैं जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो हीटिंग, लाइटिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस जो है वो आपके लिए कवर करेगा। ठीक है। अब आपने अगेन ये देखना होगा कि अच्छा, अगर मुझे एंसिलरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्या मुझे जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? यानी आपने अगेन फिर देखना है कि आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है। ओहो, ठीक है। और जॉब रिलेटेड है या आपकी अकोमोडेशन जो है वो है नॉन जॉब रिलेटेड। मेरी राइटिंग ना समझ आए तो पूछ लेना, मैं बड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ लेकिन माशाल्लाह से मुझसे साफ लिखा नहीं जाता। ठीक है। तो जॉब रिलेटेड और नॉन जॉब रिलेटेड, दोबारा बोल रहा हूं, जब आपका एम्प्लॉयर आपको एंसिलरी बेनिफिट्स देगा तो आपने ये देखना है कि वो बेनिफिट्स आपको जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन से के लिए मिल रहे हैं या नॉन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के लिए मिल रहे हैं। तो याद रखो, अगर आपको एंसिलरी बेनिफिट्स जो हैं वो जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन के लिए मिल रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो लोअर ऑफ दो चीजों का, नंबर वन कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड नंबर टू जो है आपका बन जाएगा दैट इज 10% ऑफ नेट एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स कहते हैं आपके एसेट्स को। ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं, देखो HMRC कहता है कि बेशक आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है, हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि अगर उस एग्जेम्प्ट जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन पर आपको आपका एम्प्लॉयर अगर बेनिफिट्स भी दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। तो अगर जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन पर आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट्स देता है जिसको एंसिलरी बेनिफिट्स कहते हैं, जिसका मतलब है हीटिंग, लाइटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह, जो है ये आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पे कर रहा है, तो फिर आपने देखना है वो एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट पे कर रहा है वो वाली रिकॉर्ड करो, और 10% जो उस घर में एसेट्स मौजूद हैं उसका 10% ले लो। ठीक है। आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आपकी एम्प्लॉयर, सॉरी 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 मुझसे एक गलती हो गई, एक मिनट, बल्कि नहीं ठीक है चलिए लिखा रहने दें। अच्छा देखिए जी, जो आपका टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लोअर ऑफ दो चीजें होता है। नंबर वन कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर, कि भाई एम्प्लॉयर कितने पैसे पे कर रहा है। ठीक है। और दूसरा 10% ऑफ नेट एमोल्यूमेंट्स। नेट एमोल्यूमेंट्स जो है
वो इन सम केसेस ये एसेट्स भी कंसिडर होते हैं और इन सम केसेस ये सैलरी भी कंसिडर हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में इन दोनों में से एक ही चीज गिवन होगी, जोन सी भी गिवन है उसको उठा लो। ठीक है, नेट 10% ऑफ नेट अमोल्यूमेंट्स में आपके एसेट्स या सैलरी जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका सिंपल 10% आपने लेना है। ठीक है, दोनों में से जोन सा भी लोअर होगा वो आपका जॉब रिलेटेड एंसिलरी बेनिफिट्स के लिहाज से टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलें जी, नॉन, और अगर आपकी अकोमोडेशन नॉन जॉब रिलेटेड है तो उसके लिए जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो आपका बराबर होगा किसके? कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर। जो सीधी सीधी एम्प्लॉयर आपको आपके बिहाफ पे जो खर्चा पे कर रहा है वो सीधा सीधा आपका सारा का सारा टैक्सेबल बेनिफिट ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब एंसिलरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है या नहीं। अगर जॉब रिलेटेड है तो टैक्सेबल बेनिफिट विल बी लोअर ऑफ कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर या 10% ऑफ नेट एमोल्यूमेंट्स। अगर आपकी अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड है नहीं है तो सिंपल कॉस्ट पेड बाय द एम्प्लॉयर आपका टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे फिर ये सारे आपको बेनिफिट समझ में आएंगे। फिलहाल सिर्फ इनको थ्योरी के लिहाज से जो है वो समझें। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ये अम्यूलमेंट्स है, राइट? ई एमोल्यूमेंट्स, ई एम ए ओ एल यू ई एम ओ एल यू ओ एम ई एन टी एस। एमोल्यूमेंट्स, ई एम ओ एल यू एम ई एन टी एस। एमोल्यूमेंट्स कहते हैं आपका जी। आपका जो असासा होता है। ठीक है, आपकी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिस चीज पर आपका राइट होता है, वो आपके एसेट्स भी हो सकते हैं, वो आपका सैलरी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में जो सा भी आपको प्रोमिनेंट गिवन है वो आप यूज कर लो, एक ही चीज गिवन होगी, इसमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे मतलब एमोल्यूमेंट्स लाइक जो है जो जी, इंटेंजिबल या टेंजिबल, हाँ नहीं नहीं नहीं, टेंजिबल इंटेंजिबल में नहीं जाना, ये वो नहीं नहीं, उसके कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। बस उसने आपको सिंपल बताया होगा कि एसिड्स ये हैं। ठीक है, आप उस एसिड्स का 10% ले लो, टेंजिबल इंटेंजिबल में नहीं जाना, उसकी कोई वो इस तरह की क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, वैसे जो एमोल्यूमेंट्स का वर्ड होता है ना वो सैलरी के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो सैलरी की जगह उसने एसिड्स भी दिए होते हैं, तो फिर उसकी जगह एसिड्स दिए होते हैं, तो फिर वो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि एसिड्स या सैलरी जो सा भी दोनों में से गिवन है आपको वो आप यूज कर लो। दोनों कभी भी नहीं गिवन होंगे, एक आधी गिवन होगा। ठीक है, अच्छा, दोनों का। मेरा चलो, यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, कि अगर दोनों गिवन नहीं हो नहीं, तो दोनों नहीं गिवन होंगे, एक ही गिवन होगा। मतलब गिवन एक ही प्रायोरिटी होगा, किसको जोन सा दें? भी गिवन है उसका सीधा सीधा आपने 10% लेना है। इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अकोमोडेशन बेनिफिट ऑलरेडी काफी कॉम्प्लेक्स है, तो बाकी चीजें बहुत आसान है इसके बदले। ठीक है, चलें जी, अब डरना नहीं है आप लोगों ने। थर्ड बेनिफिट की तरफ आ जाते हैं, और थर्ड बेनिफिट जो है वो मुझे स्पेसिफिकली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं जब टैक्स पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा गंदा लगता होता था, इसकी कैलकुलेशंस मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ समझ में आ गई। अच्छा जी, नंबर थर्ड जो हमारे पास बेनिफिट है, जो टैक्सेबल बेनिफिट है, देखो मैं ये सारे आपको टैक्सेबल बेनिफिट्स बता रहा हूँ, यानी इन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, दैट इज लोन। अब याद रखिएगा कि जब आपको एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है तो फेवरिज्म हो जाती है उसमें। तो देखो, लोन विच इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, a loan which is given by employer to employee at a lower इंटरेस्ट रेट। ये प्लीज अपने साथ साथ लिखते जाओ। अच्छा,
अब लोन बेनिफिट कब चार्ज किया जाएगा? तो ये तब चार्ज किया जाएगा जब एम्प्लॉयर आप पे बड़ा ही मेहरबान हो जाए और मार्केट में रेट फॉर एग्जांपल 10% चल रहा है इंटरेस्ट रेट, आपको वो 5% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दे। तो HMRC कहता है कि नहीं भाई, ऐसी फेवरिज्म नहीं चलेगी और आपको ये जो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला है इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लोन बेनिफिट तब आएगा जब आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि 98% ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयर आपको सस्ते दामों लोन दे देते होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम ये बेनिफिट पढ़ते हैं कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा तो उस पर आपको लोन बेनिफिट चार्ज किया जाएगा। अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, वो लोन जो कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल लोन, ठीक है, बेनिफिशियल लोन। ठीक हो गया जी। बेनिफिशियल लोन वो लोन होगा जो कम इंटरेस्ट पर आपको पे किया जाएगा। अब याद रखिएगा, अगर ये बेनिफिशियल लोन जो है क्वालिफाइंग लोन है, अब क्वालिफाइंग लोन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं आपके चैप्टर नंबर 1 में, कि क्वालिफाइंग लोन वो लोन होगा जो आप किस नियत से खरीद लो। 3 वजह से। नंबर 1, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। नंबर 2, आपने कोई ऐसा एसेट खरीदना है जो अपने बिजनेस या अपने एम्प्लॉयमेंट में लगाना है। और नंबर 3, अगर आप अपना वो लोन खरीद कर अपना इनहेरिटेंस टैक्स पे करो तो वो आपका क्वालिफाइंग लोन होगा, ठीक है। तो अगर वो आपका लोन क्वालिफाइंग है तो ये तो फिर सीधा सीधा एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस पर आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता और इसके इंटरेस्ट का जो 20% होगा, सॉरी, जो इसका इंटरेस्ट होता है वो आपका एज अ रिलीफ चार्ज कर दिया जाता है। ये हम पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, ठीक है। आई बिलीव अब उस्मान आपने चैप्टर 1 के लेक्चर्स जो है वो ले लिए होंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, सर एडवांस पे भी लोन कंसिडर होगा? सॉरी, एडवांस पे भी कंसिडर? एडवांस मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? एडवांस को तो अ, वो कंसिडर होगा लोन? नहीं सॉरी उस्मान, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज दोबारा बोल दो। या आप अच्छा टाइप कर दो, ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, एडवांस सैलरी कंसिडर नहीं होगी, ना ना ना। एडवांस सैलरी समथिंग, वो तो आप वो तो आप सैलरी एडवांस ले रहे हो ना, वो नहीं हो, क्योंकि सैलरी पे तो आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे, राइट। ये लोन होगा जो प्रॉपर लोन होता है ना, कि आपने अक्सर देखा होगा, जब आप अप्लाई कर देते हो लोन के लिए तो वो कंपनी आपको लोन दे देती है, राइट। तो ये उस लोन की बात हो रही है, ये सैलरी की बात नहीं हो रही, एडवांस सैलरी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लोन है जिसका सैलरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप, अच्छा, आपको बेनिफिशियल लोन मिल गया और वो लोन क्वालिफाइंग था, फिर तो समझ जाओ कि भाई वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपका बेनिफिशियल लोन जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है, यानी हम इसको लिखेंगे नॉन क्वालिफाइंग लोन, ठीक है, तो फिर उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब नॉन क्वालिफाइंग लोन की भी दो बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आप जरा देख लीजिए कि नॉन क्वालिफाइंग लोन अगर आपका जो है वो लेस देन £10,000 है, ठीक है, और क्वालिफाइंग लोन अगर आपका ग्रेटर देन, ठीक है। तो नॉन क्वालिफाइंग लोन में दो बातें हैं। पहला, कि अगर नॉन क्वालिफाइंग लोन 10,000 से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आपका जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो आप उठा लो। वो किसके बराबर होगा, जो भी आपको लोन दिया है उसको उसके इंटरेस्ट
से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि ये इंटरेस्ट कौन सा होगा, तो ये इंटरेस्ट सेव्ड होगा। और इंटरेस्ट सेव्ड कैसे निकलता है? मार्केट इंटरेस्ट माइनस चार्ज्ड इंटरेस्ट। और जैसे हमने ऊपर बात की, मार्केट इंटरेस्ट कितना होगा, इसकी रेशो 2.25% है जो HMRC ने हमें दे दी है। तो देखो मार्केट में इंटरेस्ट लग रहा है 2.25% का, आपको इंटरेस्ट मिला 1% का, तो 2.25 माइनस 1 दैट गिव्स 1.25। 1.25 इंटरेस्ट आपने सेव कर दिया, उस पर लोन कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका टैक्सेबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आई या मैंने कुछ ज्यादा तेज बोल दिया? जी, यहां तक बात समझ में आ गई अली, उस्मान और समीर इशफाक साहब? भाई, अगर ये नॉन क्वालिफाइंग लोन है तो इसका जो टैक्स बेनिफिट हमने कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से करना है। देखो दो बातें हैं, नॉन क्वालिफाइंग लोन है और 10,000 से कम है, तो आपको जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, ये जो आपके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। अगर 10,000 से कम है, यहां तक बात समझ में आ गई? जी, 10। हाँ, अगर 10,000 से कम है, ओ मेरी लाइन किधर जा रही है, अगर 10,000 से कम है तो आपको ये वाला जो है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। लेकिन अब आगे चलो, अब हम आते हैं असल बात पे। अगर आपका नॉन क्वालिफाइंग लोन 10,000 से ज्यादा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? इसको आप यूं लिख लो, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका जो लोन है दैट इज ग्रेटर देन 10,000, तो वो आपका, नहीं रुके 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 रुके, सॉरी, सो सॉरी गाइस, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। ये है ग्रेटर देन और ये है लेस देन, सॉरी। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दैट गाइस। मैं दोबारा से प्लीज बता देता हूँ कि जो नॉन क्वालिफाइंग लोन है, अगर वो लेस देन 10,000 है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो वो आपका जो है इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, दैट इज लोन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट सेव। और इंटरेस्ट सेव्ड आपका कैलकुलेट होगा मार्केट इंटरेस्ट माइनस चार्ज इंटरेस्ट। मार्केट इंटरेस्ट हमेशा आपका 2.25% रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वो मैंने उल्टा कर दिया था। दैट इज लेस देन, अगर 10,000 पाउंड्स है तो एग्जेम्प्ट होगा, ग्रेटर देन 10,000 पाउंड्स है तो आपका ये वाला फॉर्मूला चार्ज होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? सर अब अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को दो तीन loans दे दे, तीनों हाँ, मैं उस पे भी 10,000 बात पाउंड करते हैं, उस पे भी बात करते हैं। फिलहाल आप ये समझें कि ये आपका कौन सी वाली अमाउंट है, ये आपकी फिक्स्ड लोन अमाउंट है। एक ही लोन आपको मिला, ठीक है, और वो लोन या तो 10,000 से कम था या 10,000 से ज्यादा था, फिक्स लोन अमाउंट। मैं वो जो आप बात कर रहे हो वो भी हम मैं उसी पे ये भी आने लगा था। ठीक है, चलो, यहां तक बात हो गई कि नॉन क्वालिफाइंग लोन अगर ग्रेटर देन 10,000 है तो ये वाला फॉर्मूला, लेस देन 10,000 है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब जैसा कि उस्मान ने कहा, अब हम जरा इस पे बात कर लेते हैं। यहां पर इफ लोन अमाउंट फ्लक्चुएट्स, सॉरी, if loan amount fluctuate, हाँ, during the tax year, then two methods are applied
ठीक है। अगर आपकी लोन अमाउंट जो है वो पूरे साल में चेंज हो रही है, हो सकता है आपको डिफरेंट लोन्स दिए जा रहे हैं, या हो सकता है आप ड्यूरिंग द ईयर लोन को रीपे कर रहे हो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने साल के शुरू में 10,000 का लोन जो है वो ले लिया, या 12,000 का लोन चलो ले लिया, और आपने साल के दरमियान में उसकी पेमेंट भी कर दी, तो लोन की वैल्यू चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि आपने साल के शुरू में 5,000 का लोन लिया, फिर साल के दरमियान में 9,000 का लोन ले लिया, फिर 8,000 का लोन ले लिया, तो आपकी हर साल हर बार आपकी लोन अमाउंट फ्लक्चुएट कर रही है, जो कि कलेक्टिवली 10,000 से ज्यादा होगी। तो फिर भी आपके ये वाले दो मेथड्स जो है वो अप्लाई होंगे। इन दो मेथड्स को हम क्या कहते हैं? सबसे पहला मेथड है एवरेज मेथड, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, एवरेज मेथड। आपने क्या करना होगा, आप अपना ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग लोन ले लो, अपना क्लोजिंग लोन ले लो, उसको 2 पे डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकल आएगी। या जितने भी आपके लोन्स हैं, 2 है, 3 है, 4 है, उस नंबर पे उसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है। और आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.25 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। फिर इसमें से लेस कर दोगे अपना इंटरेस्ट पेड, तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं दोबारा से बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका ओपनिंग लोन होगा उसको लेना है, जो भी क्लोजिंग लोन है उसको लेना है, डिवाइड बाय 2, अगर ज्यादा है तो 3, 4, 5 जो भी नंबर है उस पर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2.25। जो भी आंसर आएगा उसमें आपने जितना इंटरेस्ट पे किया है वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका टैक्सेबल बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को एवरेज मेथड की? ये फंगा। चले। अब जो दूसरा मेथड है, इसमें दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास है स्ट्रिकर मेथड। और इसमें हमारे पास क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है। मुश्किल से मुराद कि ये आपको रिलैक्सेशन अलाउ सॉरी ये आपको रिलैक्सेशन जो है वो अलाउ नहीं करता। और ये कहता है कि आपने जो बेनिफिट कैलकुलेट करना है ना, वो बेसिकली कैलकुलेट होगा ऑन डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। आपको स्ट्रिकर मेथड जो है क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको डेली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया जाएगा आपका बेनिफिट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको समझ आएगा, अभी सिर्फ इसको लिखें। ठीक है। तो यहां तक आपने लिख लिया। फिर हम आगे जाते हैं और थोड़ा सा हम यहां पर लिखते हैं, ये वाले पॉइंट्स भी लिखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द डिफरेंस between both methods is less than 100, then lower of is chosen। और दूसरा पॉइंट लिखें, if the difference between both methods is higher than 100, then Stricker method is chosen। STRIC
मेथड इज चूजन। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट्स भी लिखें। अब मैं इसका कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, समझने का इसमें कुछ खास है नहीं, ये काइंड ऑफ रटा ही है। वो उस तरीके से फिर हम क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ, फिर हम इसको जो है वो देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए जी, लिख लिया आप लोगों ने? जी जनाब, लिख लिया। जी जी फरमान। जी उस्मान, समीर, आप लोगों ने लिख लिया? जी सर। यस सर, लिख लिया। चलो चलो, तो बताएं ना जनाब, लिख लिया तो। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन देखो। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थ्योरेटिकली थोड़ा समझना मुश्किल होगा, क्वेश्चन मैं आपको जो है इसकी समझाता हूँ। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, राइट? जी अच्छा, जी ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। चले चले, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। रुके, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 6 अगस्त 2024 को मिस्टर ए को एक लोन मिला। ठीक है, और वो लोन था अराउंड 200,000 का, और एट 1% ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसको उसके एम्प्लॉयर ने लोन दिया 1% ऑफ इंटरेस्ट पर। और 30 दिसंबर को मिस्टर ए ने रीपे कर दिया अराउंड 50,000। ठीक हो गया जी, 50,000 उसने रीपे भी कर दिया। हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने टैक्सेबल लोन बेनिफिट कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस केस में लोन 10,000 से ज्यादा है और लोन फ्लक्चुएट कर रहा है। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर लोन फ्लक्चुएट ना करता तो हम ये वाला सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब लोन फ्लक्चुएट कर रहा है, उसने रीपे कर दिया है लोन, तो लोन की अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। हम ये दोनों मेथड्स कैलकुलेट करेंगे। आपने याद रखना है, जैसे कल मैंने आपको रेंट और रूम रिलीफ में बताया था ना कि दोनों मेथड्स आपने करने होते हैं, नॉर्मल वे एंड रिलीफ वे। यहाँ पर भी आपको दोनों मेथड्स जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे होगा। नंबर 1, आपने कैलकुलेट करना है एवरेज मेथड। ठीक है, अब एवरेज मेथड जब मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि साल के शुरू में आपके पास कितना, अब ये जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, साल के शुरू में कितना पड़ा हुआ था आपके पास? 2 लाख रुपए। साल के आखिर में कितना पड़ा हुआ है? देखो, अब इसको ध्यान से सुनो। साल के शुरू में 2 लाख थे, साल के दौरान उसने 50,000 पे कर दिया, तो साल के आखिर में कितना पड़ा होगा? 1.5 लाख। यहाँ 50,000 नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है, ओपनिंग लोन कितना था? 200,000, और उसमें ऐड कर दिया जाएगा जो साल के आखिर में आपके पास पड़ा था, दैट वाज 150,000। इसको जरा 2 पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 2.25% करो। मुझे जरा इसका आंसर बताओ प्लीज। तीनों कैलकुलेट करें, मुझे इसका आंसर बताएं। थ्री जी जी, 3,937.5। 937.5, तो इसको 39। सिंपल हम ले लेते हैं, 3938 ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, जी 3938 हमने इसको कर दिया। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, एवरेज मेथड में क्या करना है? आपने ओपनिंग लोन लिया, मैं साथ लिख भी देता हूं, ओपनिंग लोन एंड क्लोजिंग लोन।
ठीक है। तो क्लोजिंग लोन का हरगिज़ से मतलब नहीं है कि आपने कितना रे पे कर दिया। क्लोजिंग लोन का मतलब है बचा कितना, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसमें से हम क्या लेस करते होते हैं, लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड। अब इसको भी जरा ध्यान से सुनना। अब इंटरेस्ट पेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कि उसने जो हमारे पास पहले लोन उसका कितना था 200,000, उसने रीपे कर दिया 50,000 रुपए। तो देखो पहले वो पे कर रहा होगा 200,000 पर 1%, ठीक है। लेकिन कितने टाइम के लिए 200,000 पर वो 1% पे करेगा, तो देखो अगस्त की बात है ना, तो सॉरी उसने कब पे किया, दिसंबर में। तो देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 5 महीने। तो 200,000 का पाँच जो भी पाँच। इंटरेस्ट आएगा उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। और किस पे डिवाइड करोगे, तो लोन था कितने महीनों के लिए, लोन ऑलमोस्ट जो है आपका पूरा साल चलता है, दैट इज 12 मंथ्स। तो आपने अपने इस 12 पे डिवाइड करना है। ठीक है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट पेड कैसे होगा कि देखो 2 लाख का लोन उसने अगस्त में लिया था, दिसंबर तक वो 2 लाख पे इंटरेस्ट पे कर रहा था। तो सब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बने, 2 लाख का 1% लो, ये कितना बनता है, आई गेस 2,000, नहीं कितना जी। बनेगा, 2,000 बनेगा, राइट। टू तो थाउजेंड टू हाँ, थाउजेंड जी। तो 2,000 पे आपने क्या करना है, 2,000 पे आपने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दैट इज 5 महीने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 5 महीने ही बनते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 833 800 883। 33.33। 33.83, ठीक है। 33। अच्छा 833, ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपको जब 1.5 लाख आपका दिसंबर में आया होगा, तो देखो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी और मार्च, तो 3 महीनों पर उसने अपना इंटरेस्ट पे किया होगा। तो आप 3/12 कर दो। ये लास्ट स्टेप वापस समझेंगे, ये 150,000 आपने, वाला। हाँ दिसंबर में देखो कि उसने उसके पास कितना रह रहा था, 150,000, ठीक है। तो 150 के जी। बाद देखो दिसंबर के बाद कितने महीने, जनवरी फरवरी और मार्च, फिर तुम्हारा टैक्स ईयर खत्म हो जाता है ना, तो आपने 3 महीनों पर जो जी है जी वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। 375। 375, ठीक हो गया जी। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को, और इसमें से माइनस कर दो, आपका एवरेज मेथड का आंसर आ जाएगा। बताना कितना आ रहा है। 2730। ठीक हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई एवरेज मेथड की। आई नो थोड़ा सा समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा, लेकिन दैट्स फाइन, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब एवरेज मेथड के बाद हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं सर इन स्ट्रिकर दोनों को मेथड। ऐड करो। सॉरी, सर सर इन दोनों को ऐड करके 278 आया। नहीं, 833 और जी थ्री जी सेवेंटी जी। फाइव को ऐड किया और 3938 से माइनस किया। अच्छा वो सही है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिकर मेथड की जब हम बात करते हैं, तो स्ट्रिकर मेथड में क्या होगा, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपका इंटरेस्ट जो है वो हर दिन, या आप यूं कह लो कि ऑन डेली बेसिस जो है वो चार्ज कर दिया जा रहा होगा। ऐसा ही है। तो देखो इसका अब सिंपल तरीका इसका यूं यूज करो कि सबसे पहले आपके पास 200,000 का लोन पड़ा हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उस पर 2.25 का इंटरेस्ट लगना था, लेकिन 1% आप ऑलरेडी दे रहे थे। तो ये कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1.25%। 200,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई करके जरा आंसर बताओ। 2500।
2500। ठीक हो गया। तो देखो क्या हुआ कि आपने क्या किया, 200,000 जो आपने लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट कितना देना था, 2.25, माइनस कर दिया जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो, सेव कितना हुआ, 1.25। आंसर क्या आया, सॉरी? 2500। 2500। ये जो 2500 था ये कितने महीनों के लिए था, ये तो आपका पूरे साल के लिए है, राइट? लेकिन आपने लोन कब लिया, आपने लोन लिया अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, राइट? तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो और डिवाइड बाय 12 कर दो। 1042। 1042। इसी तरीके से आपका जो है वो सेकंड लोन कौन सा था, 150,000 का था। तो देखो 150,000 का लोन था, अगेन यही वाला होगा, 2.25% -1%, और ये माइनस करके आ जाएगा 1.25%, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 1875। 1875। ये कितने महीनों के लिए था, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों के लिए। 3/12 करोगे इसको। 469। 469। दोनों को ऐड कर दो, आपका स्ट्रिकर मेथड से आ जाएगा आंसर। कितना आया? सॉरी, 1511। 1511। ठीक है, अब देखो 27 और 30, सॉरी 2730 और 1511, इनमें से हमारे पास जो है वो कौन सा, सॉरी दोनों में 100 से ज्यादा का डिफरेंस है ना। तो मैंने आपको बताया था जब 100 से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो आप कौन सा चूज करोगे, स्ट्रिकर मेथड चूज करोगे। तो आंसर में हमारा जो टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो स्ट्रिकर मेथड से आ रहा होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको थोड़ी बहुत? अ, ये वाला वापस जरा रिपीट कर दें। ये हाँ मैं लास्ट जो कर देता हूँ। आपने देखो मैंने ये कहा पूछा पॉइंट। कि आपका जब दोनों मेथड्स आप कैलकुलेट कर लोगे तो अगर दोनों के दरमियान 100 से कम का डिफरेंस है तो फिर जो थोड़े वाला होगा आपने वो चूज करना है। लेकिन दोनों में तो 100 से ज्यादा का डिफरेंस है, राइट? तो आप जब ज्यादा का डिफरेंस होगा तो आप हमेशा स्ट्रिकर मेथड को प्रेफर करोगे। ठीक है, हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक। कुछ कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझ में आया? जी जी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा यस सर। अभी जो है आपने ये बात, एक आखिरी बात सुन लो, आई गेस आज के लिए बहुत होगा। अभी मैंने आपको इंटरेस्ट टाइम अपॉर्शन नहीं करवाए। अगर आप जरा ध्यान दो यहाँ पर, तो हमारा जो अगस्त से मार्च तक कितने महीने बनते, देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे ये ऑलमोस्ट कितने महीने बनते हैं, 8 महीने बनते हैं, ऐसा ही है ना? जी मैंने आपको फिलहाल ये टाइम अपोर्शन का नहीं बताया कि हमने 8 महीने क्यों नहीं लिए, मैंने अब देखो मैंने पूरा 12 महीने लिए हैं, ठीक है? ये वाला इंशाल्लाह जब हम कल इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर ये वाली चीज मैं वहां पर डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए आई गेस ये काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है जी। इसके अलावा, हाँ इस पॉइंट के अलावा, जी जी, नहीं, आप कंप्लीट करना। हाँ मैं बस यही कह रहा था कि इस पॉइंट के अलावा जी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, और मैं उसको आंसर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो अभी हमने मेथड यूज़ किया है, स्ट्रिक्टर मेथड, ये जो आपने लोन की जो डेफिनेशन लिखवाई थी इसमें ये था एक नॉन क्वालिफाइड लोन। जी, ये नॉन क्वालिफाइंग लोन्स जी हैं। उस जी जी, उसमें वो एक थी वैल्यू कि अगर ये 10,000 से ग्रेटर है तो हम हम्म। फिर इसको इस तरह से लेस करेंगे, ये मार्केट इंटरेस्ट चार्ज माइनस चार्ज इंटरेस्ट, तो ये वही हाँ फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है। जी मैं आपको बता देता हूँ, देखो दो बातें हैं। अगर तो लोन फिक्स्ड अमाउंट का है, आपने 10,000 का लोन लिया, 2 लाख का लोन लिया, पूरे साल कोई पेमेंट नहीं की, एक ही लोन आ गया ना आपके पास, फिर आप सीधा सीधा ये वाला मेथड यूज कर लो। लेकिन आप लोन ले भी रहे हो, लोन पे भी कर रहे हो, दो तीन वैल्यूज आ गई हैं लोन की, तो फिर आप एवरेज और स्ट्रिकर मेथड पे जाओगे।
अगर लोन की एक वैल्यू है ना, एक वैल्यू, अगर उसने बोला था 2 लाख का लोन लिया, मुझे टैक्सेबल बेनिफिट बता दो, फिर हम सिंपल ये वाली चीज यूज करते हैं। लेकिन उसने लिख दिया कि 2 लाख का लोन लिया, फिर उसने पे भी कर दिया कुछ, तो दो वैल्यूज आ गई लोन की, तब हमने एवरेज और स्ट्रिकर मेथड यूज किया। ठीक है। जी जी, मैं यही बस कंफर्म करना चाह रहा था, अभी हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया ना स्ट्रिकर हाँ, स्ट्रिकर मेथड फॉर्मूला के यही लिए। यूज किया, एग्जैक्टली फॉर्मूला हमने यही यूज किया है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें दो लोन से तो हमने 2 बार वो चीज यूज की। ठीक हाँ है। हाँ, सही सही, ठीक है ठीक, सही। जी, समीर और उस्मान, आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। उस्मान, आपने पिछले सर वाले सारे ये लेक्चर्स इसकी कंप्लीट? जी जी, सॉरी समीर, क्या कह रहे हो? सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं भेज दूंगा। उस्मान, आपने पिछले वाला लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए हैं? सर वो F7 भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ, मगर एक दो लेक्चर्स लिए हैं, अभी 2-3 रहते हैं। हाँ, वो तो मुझे पता चल रहा था, एक दो ही लिए हैं। F7 ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो, टेक्स्ट को कवर करो, टेक्स्ट का कोर्स काफी लेंथी है। ठीक है, तो अगर पीछे चीजें एक्यूमुलेट हो गई तो ट्रस्ट मी, अब मुझे नहीं लगता आपको ये क्वालिफाइंग लोन थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को कंप्लीट करो, इसका कोर्स ज्यादा होता है, चीजें एक्यूमुलेट हो गई तो वो मजीद मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर, आई विल ट्राई। सही है। और इंशाल्लाह इस तरह करते हैं कि सैटरडे को जो है, हम आपका एक टेस्ट रखते हैं छोटा सा। ठीक है, जिसमें आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो है साथ ही प्रॉपर, मतलब जो 4 चैप्टर्स हमने सो फार पढ़े हैं, उनके छोटे से कुछ 10 MCQs वगैरह मैं आपको दूंगा, तो वो आपने सॉल्व करने होंगे। ठीक हो गया? तो कल हम इंशाल्लाह फिर रखते हैं क्लास टाइम। कल मैं शाम को आपको बता दूंगा किस टाइम होगी, क्योंकि कल जुम्मा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर तक बता देता हूँ। अदर इस सॉरी, सैटरडे को हम एक छोटा सा जो है वो इसका टेस्ट रखेंगे। ठीक हो गया?